नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक भारतीय इतिहास का यूपी ट्रिपल एससी पेट एग्ज़ाम के लिए वैदिक संस्कृति पढ़ेंगे। इसमें जो है हम बहुत सारी बातें हम अपने हिंदू धर्म के बारे में भी जानेंगे और बहुत सारी एक्स्ट्रा बातें जानेंगे जो हम एग्ज़ाम में हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें मैंने उन सभी तथ्यों को शामिल किया है जो एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं और आगे एग्ज़ाम में पूछे जाने की पूरी संभावना है। इसलिए वीडियो को आप जो है पूरा देखिएगा। इसमें बताई हुई एक एक बात आपको किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछी हुई मिलेगी, कहीं ना कहीं पर वो क्वेश्चन आया हुआ है। मैंने सभी एग्ज़ाम्स में से ढूंढ के ये निकाला हुआ है। साथ में इस एनसीईआरटी के भी बहुत सारे तथ्य इसमें मैंने ले रखे हैं। चलिए आगे शुरू करते हैं हम आज। मैं आशुतोष आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल A to Z ई पाठशाला में। शुरू करते हैं हम अपना वैदिक काल। वैदिक काल के बारे में आपको बताएं तो वैदिक काल में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो पूछी जाती है वो पूछा जाता है इसका काल क्रम कब तक है। 1500 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक जो है वैदिक काल माना जाता है। इसी में के ही आसपास में जो है कहा जाता है कि लोहे का उपयोग शुरू हुआ था। इसी के आसपास जो है लोहे का उपयोग शुरू हुआ। अब जो है वैदिक काल के नाम से इसको जानते हैं। अब इसके बाद में वैदिक काल को दो भागों में और विभाजित कर दिया जाता है। कौन कौन से हमारे दो भागों में बढ़ता है? ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। हम इस वीडियो में जो है ऋग्वैदिक काल के बारे में जानेंगे, फिर अगले वीडियो में हम उत्तर वैदिक काल के बारे में जान लेंगे अच्छे से। तो ऋग्वैदिक काल जो है हमारा 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व माना जाता है और उत्तर वैदिक काल हमारा जो है वह 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक हमारा उत्तर वैदिक काल माना जाता है। ये टाइम फ्रेम भी जो है आपसे पूछा जाता है बहुत सारे एग्ज़ाम में कि ऋग्वैदिक काल कौन से टाइम का है और उत्तर वैदिक काल का। और ये जो लोहे का बताया मैंने उपयोग, ये भी पूछा गया ही क्वेश्चन है आपका। फिर आगे हम पढ़ते हैं हम आज सबसे पहले जानते हैं अपना ऋग्वैदिक काल के बारे में, जिसका टाइम बताया 1500 ईसा पूर्व से हम 1000 ईसा पूर्व तक। ऋग्वैदिक काल के समय में इसको ऋग्वैदिक काल क्यों कहते हैं? इस समय पर जो है ऋग्वेद की रचना हुई थी। ऋग्वेद की रचना ऋग्वैदिक काल में ही हुई, जो कि हमारा ऋग्वेद जो है विश्व का सबसे प्राचीनतम ग्रंथ माना जाता है। इसे विश्व का सबसे प्राचीनतम ग्रंथ कौन सा है? हमारा ऋग्वेद है। फिर जब उसके बाद उत्तर वैदिक काल आता है तो ये उत्तर वैदिक काल, ये उत्तर वैदिक काल की सारी चीज़ें हैं। यजुर्वेद, हमारे वेद कितने हैं? 4 वेद हैं हमारे पास। 4 वेद में हमारा एक ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, सामवेद है, अथर्ववेद है। इन चारों वेदों में जो है ऋग्वेद की रचना ऋग्वैदिक काल में हुई। इसके बाद में उत्तर वैदिक काल में यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, आरण्यक और पुराणों और उपनिषदों की और आदि सब की रचनाएं जो हैं उत्तर वैदिक काल में हुई है। सिर्फ ऋग्वेद की रचना जो है ऋग्वैदिक काल में हुई है। वैदिक सभ्यता जो थी वो हमारी वैदिक सभ्यता हमारी जो है वह ग्रामीण सभ्यता थी, शहरी सभ्यता नहीं थी। हड़प्पा सभ्यता जैसे शहरी सभ्यता थी वैसे ही ये नहीं थी, यह ग्रामीण सभ्यता थी। इसके लोग जो हैं वो चित्रित धूसर मृद भांड का उपयोग करते थे। ये भी एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया हुआ है। वैदिक सभ्यता के लोग जो हैं चित्रित धूसर मृद भांड का उपयोग करते थे। ऋग्वेद के बारे में जो हम वैदिक काल के बारे में हमें जो भी जानकारियाँ ये सब बता रहे हैं हम आपको, ये सब जो हैं जानकारियाँ हमें कहाँ से मिलती हैं? ऋग्वेद से ही मिलती हैं। ये सब जानकारियाँ ऋग्वेद से हमें ये सब जानकारियाँ मिलती हैं। ठीक, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि यहाँ कहाँ से जानकारियाँ मिलती हैं आपसे पूछा जाए तो आपको पता रहेगा कि ये सब जानकारियाँ जो हैं ऋग्वेद से ही मिलती हैं। फिर जो है ऋग्वेद में ही जो ऋग्वैदिक काल में जो है आर्य प्रारंभ में ईरान में आर्य जो हैं वो भारत आए थे। भारत में आने वाले जो आर्य थे, हम लोग भी आर्य समाज के ही कहे जाते हैं, जो भारत में रहते हैं हिंदू समाज के, वो जो हैं आर्य समाज के ही कहे जाते हैं। तो जो है भारत में आने वाले आर्य प्रारंभ में कहाँ गए थे? ईरान में गए। फिर उसके बाद में जो है ये भारत आए और प्रारंभिक आर्य जो हैं वह सतलज और यमुना नदी के क्षेत्र में रहते थे। सबसे पहले जो आए प्रारंभिक आर्य यह जो हैं रहते थे कहाँ पर? सतलज और यमुना नदी के किनारे। आर्यों ने जो है अपना निवास स्थान जो है वो सप्त सिंधु क्या किसे कहा जाता है? ये पूछा जाता है। सप्त सिंधु अर्थात होता है सिंधु नदियों में भी आपको हमने इसको पढ़ाया था। ठीक, सिंधु, रावी, फिर उसके बाद में व्यास,
झेलम और चिनाब, झेलम, चिनाब, इसके बाद में सतलज, सतलज और सरस्वती, स्वती। ये जो है नदियाँ सब जो हैं, इन 7 नदियों के क्षेत्र को सप्त सिंधु कहा जाता है। ये भी पूछा जाता है आपसे कि सप्त सिंधु क्षेत्र कौन सा है। सिंधु क्षेत्र, सिंधु नदी जो है, अब ये बताते हैं आपको सिंधु नदी के बारे में। सिंधु नदी जो है ऋग्वेद की सबसे महत्वपूर्ण, ऋग्वेद की सबसे महत्वपूर्ण नदी थी, महत्वपूर्ण नदी थी उस टाइम पर। ये जो महत्वपूर्ण नदी थी, और उसके बाद दूसरी सबसे महत्वपूर्ण नदी जो आजकल विलुप्त हो गई है, सरस्वती हमारी जो है, वह जो है दूसरी महत्वपूर्ण, सेकंड जो थी सरस्वती थी, सरस्वती। पढ़ लेंगे इसको तो आप देखेंगे कि आप 95-98% क्वेश्चन जो हैं आपको, जितने भी इसमें हम पॉइंट बता रहे हैं, वो जितने एग्जाम हैं उसमें से, ऑब्जेक्टिव वाले, उसमें से आप कर ले जाएंगे। कोई भी आपका क्वेश्चन नहीं छूटेगा, मुझे पूरी उम्मीद है। मैंने इतनी जगह से इसको खोज के निकाला हुआ है सारी चीज़ें, कि आपको सब चीज़ें मिल जाएँ इसमें। फिर उसके बाद में ऋग्वेद में जो है गंगा नदी का उल्लेख जो है केवल एक बार आया है। ये भी एक बार क्वेश्चन पूछा गया है, केवल एक बार उल्लेख हुआ है, एक बार उल्लेख हुआ है, बार उल्लेख। ये चीज़ है, गंगा नदी का उल्लेख जो है सिर्फ एक बार आता है। फिर जो है आर्य जो थे वो हिमालय पर्वत को तो जानते थे, परिचित थे वो लोग हिमालय पर्वत के बारे में, लेकिन जो है विंध्य पर्वत के बारे में परिचित नहीं थे, परिचित नहीं थे। ये सब भी क्वेश्चन आपके बनते हैं, परिचित नहीं थे। आर्यों के निवास जो है, निवास की कहाँ ईरान में था, वह जो है उनका के बारे में जो मैक्स मूलर नाम के एक विद्वान का मत जो है वह सबसे ज़्यादा मान्य है। इनके अनुसार भारत आने वाले आर्यों का मूल निवास स्थान जो था मध्य एशिया, बैटरिया, वर्तमान में अफगानिस्तान है, जो उसको मूल निवास आर्यों का माना जाता है। किसके मत के अनुसार? मैक्स मूलर के नामक विद्वान के मत के अनुसार। दोनों का, इनका नाम भी इम्पोर्टेंट है, उसके बाद में ये भी इम्पोर्टेंट है। आर्य समाज को आपको बताया हमने क्या है, ग्रामीण समाज था, ग्रामीण समाज। उसके बाद में ये जो है जीवन इनका कबायली था, कबायली, ठीक, इनका जीवन जो है वो कबायली था, और समाज में भेदभाव नहीं था, समाज में भेदभाव नहीं था। जब ये अगर अच्छा क्वेश्चन थोड़ा बनाना होता है तो उनमें जो है 4 ऑप्शन में ये सारी चीज़ें देंगे, कहेंगे कि इसमें से बताइए कि कौन सी विशेषता जो है आर्य समाज की नहीं थी। ये आर्य समाज की जो है बता रहे हैं आपको विशेषता, आर्य समाज की ये विशेषताएं हैं। फिर उसके बाद में ऋग्वैदिक काल में मुख्य रूप से केवल 2 जातियाँ थीं। कौन कौन सी 2 जातियाँ थीं? आजकल तो बहुत सारी हैं, लेकिन उस टाइम पर सिर्फ 2 जातियाँ थीं। कौन सी? एक आर्य, दूसरे अनार्य, दूसरे नंबर पे थे अनार्य। अब आर्य जो हैं, आर्य कौन होते थे? आर्य जो होते थे उनको कहा जाता था, आर्य होते थे उत्तम, श्रेष्ठ, और फिर कुलीन और उच्च। आर्य का मतलब जो था ये था, आर्य लोग जो थे उच्च थे, श्रेष्ठ थे, कुलीन थे और उच्च थे, ये चीज़ें थी। ठीक, अब इसके बाद में आगे जानते हैं हम इसके बारे में। आर्य समाज में ऋग्वेद के 10वें और अंतिम मंडल, ऋग्वेद के 10वें मंडल, इसके बारे में भी हम अभी आगे आपको इसके बारे में अच्छे से पूरा डिटेल में बताएंगे। अभी ये सिर्फ मेन इंपॉर्टेंट चीज़ जान लीजिए। 10वें मंडल में पुरुष सूक्त, पुरुष सूक्त, पुरुष सूक्त में जो है एक विराट पुरुष का वर्णन होता है। विराट पुरुष का जो है वर्णन किया गया है, जिनका आजकल माना जाता है कि हाँ भाई वो विष्णु भगवान के जो है बात कही गई है उसमें। अब विराट पुरुष जो है वो 4 वर्णों की उत्पत्ति का इसमें वर्णन मिलता है। इससे 4 वर्ण बने, 4 वर्ण। कौन कौन से वर्ण बने? ब्राह्मण, जिसमें कहा गया कि विराट पुरुष की मुख से किसका उद्गम हुआ है? ब्राह्मण का, ब्राह्मणों का जो है उद्गम मुख से हुआ है। फिर भुजा से जो है क्षत्रियों का। फिर उसके बाद में उदर से वैश्य, और पैरों से शूद्रों की उत्पत्ति हुई है। और वर्ण व्यवस्था क्रम जो है इसी पर आधारित थी
किससे? मुख, भुजा, उदर और पैरों से। ये चीज़ जो है वर्ण व्यवस्था इसी पर आधारित थी। ऋग्वेद जो है वो समाज जो था पितृ समाज, ऋग्वैदिक समाज जो था पितृसत्तात्मक था। जैसे कि आपको इसमें बताया था हमने मातृसत्तात्मक था, यह जो है पितृसत्तात्मक था ऋग्वैदिक समाज। इसके बाद में महिलाओं जो हैं, लेकिन ऐसा नहीं था कि पितृसत्तात्मक होने का मतलब ये था कि महिलाओं को महत्व नहीं दिया जाता था। महिलाओं को महत्व दिया जाता था, महत्व दिया जाता था। इसके बाद में महिलाएं जो है ऋग्वेद में राजनीति में भी भाग लेती थी। ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट है, इस तरह से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि महिलाएं जो है राजनीति में भाग लेती थी, नीति में भाग लेती थी। और इसके बाद में शिक्षा भी प्राप्त करती थी। ऐसा नहीं ये सब चीज़ से पितृसत्तात्मक है तो उनको शिक्षा भी नहीं दी जा रही है, कुछ भी नहीं दिया जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं था। उनको जो है राजनीति में भी भाग लेती थी, शिक्षा भी प्राप्त होती थी। और ऋग्वेद में बहुत सारी ऋचाएँ हैं जिनकी रचना महिलाओं ने की है। महिलाओं ने ऋग्वेद में रचनाएँ भी की हैं। ऋग्वेद महिलाओं ने रचना कौन कौन सी, इनका नाम भी बता दें आपको कुछ। घोषा, ये भी पूछा जा सकता है आपसे। अपाला, इसके बाद में विश्वावरा, ये जो हैं और आदि ये मुख्य हैं। उसके बाद ये सब रचनाएं जो हैं महिलाओं ने की। इसके बाद में हम आगे देखते हैं कि वहाँ पर जो है ऋग्वैदिक काल में जो हैं देवता भी बहुत सारे थे। जैसे आज हैं वैसे ही ऋग्वैदिक काल में भी देवता कई प्रकार के थे। जिसमें से अंतरिक्ष के देवता, ये वाला क्वेश्चन जो है इसमें आकाश के देवता का क्वेश्चन मेरे एग्जाम में आया हुआ था एक बार। तो इसमें अंतरिक्ष के देवता कौन कौन से थे? इंद्र, रुद्र, मारुत। जिस तरह से आपको हम बता रहे हैं उस तरह से आप बस पढ़ते रहिए। देखिए कोई भी टेंशन नहीं होगी और बढ़िया से एग्ज़ाम पूरी उम्मीद करता हूँ कि आपका निकल जाएगा इससे, इसलिए पढ़ते रहिए इसको। वरुण, आकाश के देवता जो थे वरुण थे, पूषण थे, अदिति थे और मित्र, फिर सूर्य। ये सब जो हैं आकाश के देवताओं के नाम हम बता रहे हैं। सविता, उषा, अश्विनी, ठीक, ये हो गए आकाश के देवता। फिर पृथ्वी के देवताओं के नाम जान लीजिए। पृथ्वी के देवता थे अग्नि, पृथ्वी, सोम, बृहस्पति और तथा सरस्वती। ये जो हैं पृथ्वी के देवता थे। इसके बाद में जो इसमें सबसे महत्वपूर्ण देवता के बारे में पूछा जाता है कि सबसे महत्वपूर्ण देवता कौन थे। सबसे महत्वपूर्ण बहुत बार पूछते हैं इसमें, यही सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आता भी है। सबसे महत्वपूर्ण देवता थे इंद्र। और इंद्र किसके देवता थे? अंतरिक्ष के देवता थे इंद्र। आर्यों में सबसे महत्वपूर्ण इंद्र देवता थे। आर्यवास जो है अधिवास और नीवी पहनते थे। क्या क्या चीज़ पहनते थे लिख दे रहे हैं यहाँ पर। वस्त्र के बारे में आगे जानते हैं। वस्त्र जो हैं इनके आर्यवास, अधिवास और नीवी पहनते थे। इन वस्त्रों का निर्माण जो है काहे से होता था? निर्माण, ये भी पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। निर्माण सूत, ऊन, मृग चर्म तीनों से होता था। अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो इसको लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को और कुछ लोगों को शेयर भी कर दीजिए। ठीक, चलिए आगे देखेंगे इनके बारे में। इनके जो भोजन जो थे आज की तरह ये शाकाहारी और मांसाहारी दोनों थे। शाकाहारी एवं मांसाहारी दोनों प्रकार के आर्य लोग दोनों प्रकार का भोजन करते थे। और फिर विशेष अवसरों पर एक स्पेशल पार्टी चलती थी, तब उसमें सुरापान होता था इनका। सुरापान जिसको और नाम दूसरा था सोमरस की पार्टी होती थी। सोम नाम के पौधे से। ये जो क्वेश्चन है ये एसएससी में आया हुआ क्वेश्चन है। सोम नामक पौधे से ये बनता था। ये आपका एसएससी में भी एक बार दो बार आया हुआ है और यूपीपीएससी में एक बार दो बार क्वेश्चन आया हुआ है कि किससे बनता था। सोमरस जो है सोम नामक पौधे से बनता था। सुरापान उसका नाम दे दिया था। ठीक, ये हो गया। फिर इसके बाद में यहाँ के बारे में आपको और एक चीज़ बता दें। ऋग्वेद के 9वें मंडल में 6 अन्य सूक्तों में सोम की स्तुति की गई है। यही से जो सोम है ये बताया गया है 9वें मंडल में 9th में 6 अन्य सूक्तों में इसका वर्णन, सोम की स्तुति की गई है। सोम की स्तुति
स्तुति की गई है। ठीक, ये चीज़ हो गई है। इसके बाद में अब यहाँ की शिक्षा व्यवस्था के बारे में जान लिया जाए। शिक्षा व्यवस्था कैसी थी? यहाँ पर एक चीज़ ये है कि शिक्षा के लिए विद्यालय नहीं होते थे, विद्यालय नहीं लेकिन शिक्षा जो है कहाँ पर होती थी? आश्रम में। शिक्षा आश्रम विद्यालयों में दी जाती थी, विद्यालयों में। ठीक, ये हो गया आपका। यहाँ पर जान लीजिए एक चीज़ और भी उस टाइम पे थी, दास प्रथा चलती थी, दास प्रथा थी, और गोद लेने की प्रथा ये भी थी, गोद लेने की प्रथा भी थी, और साथ में नियोग प्रथा ये भी थी। ये सारी चीज़ें जो हैं हमारे ऋग्वैदिक काल में थी। तो ये चीज़ें क्वेश्चन भी पूछा जाता है इनसे संबंधित। इसके बाद में यहाँ पर जो है ऋग्वैदिक काल के ही टाइम में जो है कबीले जो हैं वो जनों में बदलने लगे थे। इन कालों में युद्ध जो के बारे में जानते हैं कि क्या युद्ध हुए थे? हाँ, आर्यों के बीच में भी युद्ध हुए थे, और आर्यों और अनार्यों के बीच में भी जो है बहुत सारे युद्ध हुए हैं। इस टाइम पर अनार्यों के बीच में संघर्ष हुए। अब भरत एवं त्रिशु दोनों आर्य वंश के थे। कौन? भरत और त्रिशु। अब इसमें जो भरत नाम है, इसी से ही हमारे देश का नाम भारत पड़ा है। भारत जो नाम हमारे देश का पड़ा है, ये इन्हीं के वंश से ही हमारे देश का नाम भारत पड़ा है। दासराज युद्ध जो था, 10 राजाओं के युद्ध, 10 राज युद्ध जो था परूणी और रावी नदी के तट पर लड़ा गया था। 10 राजाओं का युद्ध ये पूछा गया क्वेश्चन है। 10 राजाओं का युद्ध, 10 राजाओं का युद्ध जो है कहाँ लड़ा गया था? परुष्णी या रावी नदी के किनारे। ये हो गया इंपॉर्टेंट चीज़ें आपकी इससे रिलेटेड। इसमें जो है किसकी विजय हुई थी? भरत जन की विजय हुई थी, राजा सुदास के विजय हुई थी। ठीक, राजा सुदास, ये चीज़ें थी इससे इम्पोर्टेंट। इसके बाद में उस टाइम पे ही आपने वशिष्ठ एवं विश्वामित्र का नाम सुना होगा। तो वशिष्ठ और विश्वामित्र जो थे वह प्रमुख पुरोहित थे आर्यों के। वशिष्ठ एवं विश्वामित्र। इसमें कोई भी चीज़ मैंने छोड़ी नहीं है। उम्मीद की है कि कोई भी चीज़ आपकी छूटे ना। जो इस बेसिक लेवल पे क्वेश्चन आने चाहिए वो सारी चीज़ों को इसमें शामिल कर लिया है हमने, कि हाँ कोई भी चीज़ आपकी छूटे ना, जिसमें आपके सारे क्वेश्चन आराम से हो जाएं। इसके बाद में हम जानते हैं परिवार किसे कहते थे? वैदिक काल में जो राजनीतिक रूप से 5 इकाइयाँ थीं, जिनको क्या क्या कहा जाता था? ग्रह कहा जाता था, ग्राम कहा जाता था, विष कहा जाता था, और उसके बाद में जन कहा जाता था, फिर उसके बाद में और राष्ट्र कहा जाता था। जो अभी हमने आपको इससे पहले बताया था कि जो ग्राम थे वो जनों में, कबीले जो थे वो जनों में बदलने लगे थे, तो यही जन था। फिर उसके बाद में इसमें जो है जान लीजिए आपकी सबसे छोटी इकाई पूछी जाती है। क्या थी ये? सबसे छोटी इकाई थी ग्रह थी। और उसके बाद में राष्ट्र जो थी वह सबसे बड़ी इकाई थी। सबसे बड़ी इकाई जो थी वह राष्ट्र थी। ग्रह और कुल, ग्रह को जो है इसको कुल भी कहा जाता था, कुल, और परिवार भी इसी को ही कहा जाता था। ग्रह, कुल, परिवार मतलब एक ही। उसके बाद में ग्राम उससे बड़ा, फिर वेश, फिर जन, फिर उस सबसे बड़ी इकाई जो थी वह राष्ट्र थी। फिर इसमें जो है परिवार के प्रमुख को क्या कहते थे? एक पेज और ऐड कर लें तो आपको ज़्यादा अच्छे से बता सकेंगे। हाँ, यहाँ पर बताते हैं क्या? परिवार प्रमुख जो था उसको कहते थे कुलप या फिर गृहपति। ये शब्द जो हैं यही सब चीज़ें पूछी जाती हैं आपसे एग्ज़ाम में। गृहपति कहते थे। कुलों के मिलने पर ग्राम बनता था। बहुत सारे कुल जब मिल जाते थे तो उससे जो है ग्राम बन जाता था। कुल मिले तो फिर ग्राम बना, कई सारे कुल मिलकर। फिर जो प्रधान होता था उसको ग्रामणी कहते थे। प्रधान, ये भी बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। प्रधान को ऋग्वैदिक काल में जो है प्रधान होता था उसको ग्रामणी कहा जाता था। इसमें जो है अब शासन व्यवस्था के बारे में जानते हैं। शासन व्यवस्था जो है स्वरूप जो है राजतंत्र था। यहाँ पर
राजतंत्र था, सब राजा जो है सबसे बड़ा होता था, राजा सबसे बड़ा होता था। उसके बाद में राजा को प्रजा का रक्षक कहा जाता था, राजा जो होता था वो प्रजा का रक्षक। और इसको जो है गोप जनस्य भी बोलते थे। ये सब शब्द ही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। नगरों पर विजय पाने वाले को क्या कहते थे? नगरों पर विजय पाने वाले को कहते थे पुरन भेदता बोला जाता था। उसके बाद में राजा का जो है पद जो है वंशानुगत रहता था, वंशानुगत मतलब उसका बेटा जो है वही जो है राजा बनेगा, ये सिस्टम था। सभा समिति और विदथ नामक संस्थाएं जो है राजनीतिक कार्य करती थी। क्या होती थी? सभा होती थी, जैसे संसद और ये सब चीज़ें हैं उसी टाइप से। समिति और विदथ ठीक, ये जो है संस्थाएं जो हैं काम करती थी, संस्थाएं। ये सारी चीज़ें हो गई। फिर एक वैदिक काल में जो है राजा और पुरोहित जो है न्याय के पदाधिकारी कौन थे? पदाधिकारी थे राजा, पुरोहित तथा पुरोहित। ये इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, ये सब चीज़ें आप याद रखिएगा। और जो है पशु चोरी को सबसे बड़ा अपराध मानते थे, पशु चोरी सबसे बड़ा अपराध। ये बहुत बार ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, बड़ा अपराध। ये हो गया आपका, इतनी चीज़ें आपकी कंफर्म, इनको जो है आपको पढ़ना ही पढ़ना है ये सारी चीज़ें। इसके बाद में जो है ऋग्वैदिक काल में अर्थव्यवस्था जो है जिसका सबसे मुख्य आधार क्या था? मुख्य आधार पशुपालन था, आधार जो था पशुपालन। ये चीज़ों को याद रखिएगा आप। इस काल में जो है गाय जो है सबसे अधिक महत्व थी, गाय का सबसे अधिक महत्व। ठीक, और उसके बाद में जो गाय दूहने वाला होता था उसको दुहिता कहते थे, दुहिता बोला जाता था गाय को दूहने वाला। ऋग्वेद में जो है गाय के लिए अघन्या शब्द का प्रयोग किया गया है, गाय को बोलते थे अघन्या। ये सब चीज़ें ही मेन इंपॉर्टेंट हैं, उन्हीं सब पॉइंट वास हम आपको बताए दे रहे हैं। उस टाइम पर ही पूछा जाएगा आपसे क्वेश्चन कि ऋग्वैदिक काल में निष्क किसको कहते थे? निष्क जो होता था वो सोने का सिक्का होता था, सोने का सिक्का। ये हो गया। फिर उसके बाद में विनिमय करने की वाले व्यापारी जो हैं उनको क्या कहते थे? व्यापारी को कहते थे पाणी, व्यापारी पाणी को कहा जाता था। ऋग्वैदिक काल में जो है आपको सबसे पहले बता दिया था हमने, ऋग्वेद में जो है सबसे प्रमुख देवता थे इंद्र। इनके जो है 250 इनके नाम से सूक्त हैं। इस चीज़ को आपको मैंने बताया था जब अपने जीके टीचर वाले क्वेश्चन करा रहे थे, तब भी आपको बताया था। इंद्र का जो है पुरंदर भी कहा जाता था, इंद्र को पुरंदर भी बोलते थे। और अनार्यों या दस्युओं के काल को नाश करने वाला कहते थे, इंद्र को ही अनार्यों को नाश करने वाला भी बोला जाता है, अनार्यों का नाश करने वाला बोलते थे इंद्र को। फिर जो है हमारा अग्नि जो है दूसरे देवता थे, उनके लिए कितने सूक्त हैं? 200 सूक्त हैं ऋग्वेद में, सूक्त ऋग्वेद में हैं। इस काल में जो है देवियों का भी बहुत महत्व था, देवियों के बारे में भी जान लिया जाए। देवियाँ कौन कौन सी थी? अदिति और रात्रि, इसके बाद में संध्या और बहुत सारी और भी आदि देवियाँ थीं इसमें जो है सहयोग जो है राजा का सहयोग करने के लिए 3 अधिकारियों का नाम आता है। किसका किसका? पुरोहित, फिर उसके बाद में सेनानी, फिर उसके बाद में ग्रामीणी। इन सभी चीज़ों को जो है अभी आप प्री क्वालिफाई कर लीजिए। उसके बाद मैं एक एक चीज़ को बहुत अच्छे से डिटेल में आपको पढ़ाता रहूँगा, सारी चीज़ें, जिसमें आपका मेंस के लिए एकदम बहुत अच्छे से आपका सब कुछ प्रिपेयर हो जाएगा। जो भी किसी भी एग्ज़ाम का मेंस होगा उसमें, क्योंकि सब अच्छी चीज़ें आएंगी भी, अच्छे से एग्ज़ाम भी आएगा। इस तरह से आपका जो है आपका ऋग्वैदिक काल जो है कंप्लीट हो गया है। इसके बाद में जो है हम पढ़ेंगे उत्तर वैदिक काल के बारे में, उत्तर वैदिक काल, और उसके बाद में हम जो है इसी से ही संबंधित 16 संस्कार होते हैं। फिर जो है हमारे वैदिक साहित्य है, ब्राह्मण ग्रंथ और वेद, सभी चीज़ों के बारे में और चीज़ें जो है इंपॉर्टेंट है उनको सबको जानेंगे। मिलेंगे अब हम अगले वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिसमें आपको आगे भी इस तरह के वीडियो मिलते रहें और आप अच्छे से पढ़ाई करके एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लें। मिलेंगे अगले वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद।